इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मूवी की, जो एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और ये 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक टीनेज लड़की से होती है जो पहले अपनी माँ को हथौड़े से मार देती है, फिर कमरे में जाकर अपने पिता को भी मार देती है। अब इस घटना के 4 साल बाद एलिसा अपनी माँ सैरा के साथ जंगल से थोड़ी दूर एक छोटे से टाउन में शिफ्ट करती है, जहां अंदर सैरा एलिसा को उनके सामने वाले घर के बारे में बताती है कि वहां 4 साल पहले डबल मर्डर्स हुए थे और तब से वहां कोई नहीं रहता। शिफ्टिंग के बाद दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए वो जल्दी ही सोने के लिए चले जाते हैं। पर आधी रात में सैरा को जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और खिड़की से देखने पर उनके सामने वाले घर की लाइट्स जल रही थी। अगले दिन वो अपने पड़ोसी से मिलते हैं, जहां सैरा उनसे पूछती है कि क्या उस घर में अब भी कोई रहता है, तो उनके पड़ोसी बताते हैं कि वहां जिनकी हत्या हुई उनका बेटा रायन अब उस घर में रहता है। एलिसा के पूछने पर टाइलर उन्हें बताता है कि रायन की छोटी बहन कैरियन उनके माँ बाप को मार के जंगल में भाग गई थी। जाहिर सी बात है कि जंगल की पूरी तलाशी ली गई, पर पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला। टाउन के लोग ऐसा मानते थे कि वो आज भी जंगल में ही है। पड़ोसी के साथ मेल मिलाव करने के बाद सैरा और एलिसा अपने घर वापस आ रहे थे। तभी हमें कैमरा एंगल से ऐसा दिखाया जाता है कि उन्हें जंगल से कोई देख रहा था। अगले दिन कॉलेज में टाइलर एलिसा को पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि आज उसका अपनी माँ के साथ मूवी देखने का प्लान है। तभी सैरा एलिसा को फोन करके ये बताती है कि आज हॉस्पिटल में उसे डबल शिफ्ट करनी होगी, इसलिए वो घर लेट से आएगी। तो एलिसा टाइलर को पार्टी के लिए हाँ कर देती है, पर उस रात टाइलर एलिसा को पार्टी के दौरान ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिस वजह से एलिसा उस घर से बाहर आ जाती है। पर इतनी रात में उसे जंगल के बीच कहाँ टैक्सी मिलने वाली थी, इसलिए वो पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगती है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पीछे से एक कार आकर रुकती है, तो एलिसा घबराकर अपनी माँ को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाती है। कार में रायन होता है और वो एलिसा से कहता है कि बरसात होने वाली है तो वो उसे घर छोड़ देगा। एलिसा पहले मना करती है, पर तेज बारिश के बाद वो उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। रास्ते में एलिसा रायन से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता उस घर में रहने में जहां उसके पेरेंट्स की हत्या हुई थी। तो रायन कहता है कि जल्दी ही वो उस घर को ठीक करके बेचने वाला है। और आगे रायन एलिसा को बताता है कि उसने उसे सुबह गाते हुए सुना और वो बहुत ही अच्छा गाती है, जिस पर एलिसा रायन को बताती है कि जब वो शिकागो में थी तब वो एक बैंड में थी और उसके पिता भी एक रॉक बैंड में थे। तभी वो अपने अपने घर आ जाते हैं और एलिसा अपनी माँ को बताती है कि रायन ने उसे घर ड्रॉप किया, जिस पर उसकी माँ उस पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि उसे रायन के साथ अकेले कार में नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ रायन अपने घर में खाने को ट्रे में रखकर अपने घर के नीचे बने एक हिडन बेसमेंट में जाता है। तभी उस पर कैरियन हमला कर देती है, तो रायन उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है और रायन कैरियन से कहता है कि उसके पड़ोस में एलिसा और उसकी माँ रहने के लिए आई है, तो वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और उनसे दूर रहे। अगले दिन कॉलेज में एलिसा जिलियन से मिलती है और जिलियन अपने भाई जैक और रॉबी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। रॉबी एलिसा को कहता है कि उन्होंने उसका गाना गूगल पर सुना है, अगर वो चाहे तो उनके बैंड में काम कर सकती है, और उसे एक गाने की एक पेन ड्राइव देकर कल से प्रैक्टिस में आने को कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सैरा ऑफिसर बिल को रायन के बारे में पूछती है और बताती है कि पिछली रात उसने उसकी बेटी एलिसा को घर ड्रॉप किया, तो क्या उसके साथ रहना सेफ है या नहीं। जिस पर बिल कहता है कि टाउन के लोग रायन और उसके घर के बारे में काफी बातें करते हैं, पर उसने कभी रायन को किसी को भी परेशान करते हुए नहीं देखा। बिल की बातों से ऐसा लग रहा था कि टाउन में एक वही है जो रायन को सपोर्ट करता था। आगे एलिसा रायन के घर आकर उसे अपनी गानों की एक सीडी देती है और घर को देखने लगती है। देखते वक्त वो कैरियन के कमरे में आ जाती है, तो रायन उससे कहता है कि वो उस कमरे में ज्यादा आता नहीं है और उस घटना के बारे में बताता है जिस दिन कैरियन का ब्रेन डैमेज हो गया था। हर रोज की तरह वो झूले पर एक दिन खेल रहे थे। उनकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी और ज्यादातर नशे में ही रहती थी। ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश में कैरियन झूले से सर के बल गिर गई थी और उसके बाद से वो एग्रेसिव हो गई, चिड़चिड़ी रहने लगी। रायन और एलिसा घर पर थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर एलिसा अपने घर चली जाती है और यहाँ से वो रायन को पसंद करने लगी थी। एलिसा के जाने के बाद रायन बेसमेंट में आकर कैरियन को फिर से नींद का इंजेक्शन देता है और ऊपर आ जाता है, पर इस बार वो डोर को लॉक करना भूल गया था। तो रात में जब कैरियन को होश आता है, वो उस रूम से बाहर आ जाती है और सीधा एलिसा के घर भागने लगती है। रायन उसे खिड़की से देख लेता है, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था।
यहाँ एलिसा घर पर अकेली होती है। तभी उसे पीछे वाले दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर देखती है तो जिलियन उसे पीछे से डरा कर कहती है कि उसने अपने घर के सामने वाला दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था और ठीक उनके नीचे रायन ने कैरियन को पहले ही पकड़ लिया था। अगले दिन सैरा डिनर की तैयारी कर रही होती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर रायन होता है जिसे सैरा ने डिनर के लिए बुला लिया था और इस बारे में एलिसा को भी कुछ नहीं पता था। डिनर के दौरान सैरा रायन से कहती है कि उसे एलिसा से दूर रहना चाहिए और ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो दोनों कभी भी इस घर में या उस घर में समय बिताएं। ये सुनकर रायन उनसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है और एलिसा अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने रायन को डिनर के लिए सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो उनकी बेइज्जती कर सके। अगले दिन एलिसा रायन को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है। वो रायन को उसे अपनी कार में घर ड्रॉप करने को कहती है, जिस पर रायन कहता है कि उसकी माँ ने तो कहा था कि उन्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। तो एलिसा जवाब देती है कि वो अकेले कहाँ है, जिलियन भी हमारे साथ चलेगी। जिलियन को घर ड्रॉप करने के बाद वो रायन के घर जाते हैं और घर के पीछे वाले पेड़ को देखने लगते हैं। रायन बताता है कि बचपन में उसकी माँ बैठकर इस पेड़ को देखा करती थी और ध्यान से देखने पर एलिसा को उस तने में एक फेस दिखती है। वो घर के अंदर आ जाते हैं और वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर कैरियन की नींद खुल जाती है। एलिसा वॉशरूम चली जाती है और कैरियन को पता होता है कि रायन चाबी को दरवाजे के ऊपर ही रखता है। तो वो दरवाजे को हल्के से पीटकर चाबी अंदर खींच लेती है और ऊपर आ जाती है। तभी रायन उसे चाकू लेते वक्त देख लेता है और जल्दी से एलिसा को घर के बाहर निकाल देता है। एलिसा रोते रोते अपने घर चली जाती है और रायन कैरियन को ढूंढने चला जाता है। वहीं पास में एक कपल कार में बैठे होते हैं। तभी उस लड़के को कैरियन उनकी ओर आते हुए दिखती है। जब वो लड़का बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि रायन ने कैरियन को पकड़कर उसे झाड़ियों के पीछे छिपा लिया था और कैरियन के मुंह पर ज्यादा देर हाथ रखने की वजह से उसकी सांसें रुक गई थी तो वो मर जाती है। रायन इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो एक छोटे से बार में जाता है जहाँ एक स्टूडेंट वेट्रेस उसे कंफर्ट फील कराने के लिए एक केक देती है। रायन घर आकर उस बेसमेंट में एक नया लॉक लगा देता है और एलिसा को फोन करता है। एलिसा उससे पूछती है कि पिछली रात उसे क्या हो गया था। तो रायन कहता है कि मिलने पर वो उसे एक जरूरी बात बताएगा। उसी दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला था जहां एलिसा भी परफॉर्म करने वाली थी। तो वो रायन को उस प्रोग्राम में आने के लिए कहती है। जब रायन उस प्रोग्राम में जाता है तो टाइलर और उसके दोस्त उसकी कार को तोड़ देते हैं और उसे मारने लगते हैं, पर रायन टाइलर का पैर पकड़कर उसका एंकल तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। टाइलर के दोस्त गुस्से में जाकर रायन के घर पर आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं और एलिसा भी उनके पीछे पीछे आ गई थी तो वो जल्दी से घर के अंदर जाकर आग को बुझा देती है। तभी उसकी माँ सैरा उसे फोन करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर एलिसा उन्हें झूठ बोल देती है और कहती है कि वो घर पर ही है। और यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मामले की जांच करने बिल भी आ गया था, जहाँ टाइलर के माँ बाप उसे रायन को अरेस्ट करने को कहते हैं, पर बिल कहता है कि वो टाइलर था जिसने लड़ाई की शुरुआत की, तो सबसे पहले उसे टाइलर को ही अरेस्ट करना होगा। टाइलर के माँ बाप मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और सैरा एलिसा के बारे में बहुत ही घबरा रही थी। तो बिल कहता है कि वो रायन के घर जाते वक्त एक बार उसके घर को भी चेक कर लेगा। एलिसा घर के नीचे लॉन्ड्री रूम में आ जाती है, जहाँ उसे जमीन पर कपड़े के नीचे एक हैंडल दिखता है। उसे खोलकर वो बेसमेंट के कमरे में आ जाती है। तभी अचानक रायन एक लड़की को लेकर वहां आ जाता है और एलिसा को ऊपर वेट करने को कहता है। एलिसा ऊपर आ जाती है, जहाँ उसे सिंक के पास ब्लू लेंसेस मिलते हैं और उस स्टूडेंट वेट्रेस की आईडी भी मिलती है। रायन ऊपर आकर एलिसा से कहता है कि वो कैरियन के बारे में किसी को भी ना बताए। एलिसा प्रॉमिस करती है और उसे आईडी देकर वहां से जाने लगती है, पर तभी रायन उसका सर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। आगे हम एलिसा को उसी कमरे में बंधा पाते हैं और रायन उसे बताता है कि कैरियन उसी दिन झूले से गिरकर मर गई थी, क्योंकि वो दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके पिता ने उसे वहीं दफना दिया। तभी एलिसा रायन से पूछती है कि अगर कैरियन बचपन में ही मर गई थी तो 4 साल पहले उसके माँ बाप को किसने मारा। रायन कहता है कि उसे कैरियन की जरूरत है, पर वो उसे और एलिसा को एक साथ नहीं रख सकता, तो एलिसा को कैरियन बनना होगा। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी की लड़कियां भी कैरियन नहीं थी। रायन बस उन्हें कैरियन बनाकर बेसमेंट में रखता था और जब जंगल में वो लड़की गलती से रायन के हाथों मारी गई तो उसने उस वेट्रेस पेगी जोन्स को कैरियन बना लिया। रायन पैगी को वहां से ले जाता है और हॉस्पिटल में सैरा और भी ज्यादा परेशान हो रही थी, तो वो बिल को फोन करके कहती है कि उसने घर पर कॉल किया था पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। बिल कहता है कि वो रायन के घर बस पहुंच ही गया है और वो एलिसा को भी ढूंढ लेगा, तो वो चिंता ना करे। बेसमेंट में रायन एलिसा को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन निकाल रहा होता है। तभी एलिसा उससे कहती है कि कैरियन की मौत उसकी गलती नहीं थी, जिस पर रायन जवाब देता है कि वो उसी की गलती थी जिस वजह से उसके माँ बाप उसे पनिश करते थे, इसलिए उसने उन्हें मार दिया।
तभी बिल दरवाजे पर रायन को आवाज़ देने लगता है, तो रायन वॉकी टॉकी में उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर आ जाता है। बिल रायन से कहता है कि कल सुबह उसे पुलिस स्टेशन में आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा, तभी वो उसकी मदद कर पाएगा। और वहाँ से जाते समय रायन से पूछता है कि क्या उसने एलिसा को देखा है। वो उसके घर गया था पर वो वहाँ नहीं थी, जिस पर रायन जवाब देता है कि वो उसके प्रोग्राम में गया था और वहीं उसने उसे आखिरी बार देखा। जाते समय बिल को सिंक के पास एक फीमेल पर्स रखा दिखता है, तो उसे डाउट हो जाता है। दरवाजे के बाहर आकर जब वो सहरा के घर वाले नंबर पर कॉल करता है तो कॉल फॉरवर्ड होकर एलिसा के फोन पर रिंग होने लगती है। एलिसा ने पहले ही अपने घर के टेलीफोन को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया था। बिल एलिसा की फोन की रिंग सुनकर वापस घर के अंदर आ जाता है और रायन लाइट्स को ऑफ करके छिप जाता है। और जब बिल घर के अंदर आकर हर कमरे को देख रहा होता है तो रायन उसे पीछे से ढकेलकर लॉन्ड्री रूम में गिरा देता है। रायन उससे कहता है कि वो ये सब बहुत पहले ही रोक सकता था पर उसने नहीं किया। यह कहकर वो उसे चाकू से मार देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बिल उसकी माँ के साथ ड्रग्स लिया करता था और जब कैरियन की मौत हुई तब बिल भी वहीं पर था। और उसके बाद जब रायन के माता पिता उसे पनिश करते थे तब भी उसने कुछ नहीं किया। एलिसा अपने साइड में लगे लैंप के लाइट से अपने हाथ पर बंधे कपड़े को जलाकर खोल लेती है और जब रायन वहाँ आता है तो वो उसे दरवाजे से मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो ऊपर आकर वॉशिंग मशीन से बेसमेंट जाने वाले रास्ते को बंद कर देती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक था। लॉन्ड्री के साइड रूम में एक गैरेज था तो वो कार में बैठकर उसकी चाबियां ढूंढने लगती है और वहाँ उसे एक बॉक्स में क्लोरोफॉर्म मिलती है। तभी रायन वहाँ आकर उसी कपड़े को एलिसा के मुंह में रख देता है और उसे मदहोश कर देता है। वो उसे कार के ट्रंक में डाल देता है जहाँ उसने पैगी की बॉडी रखी हुई थी। उसी वक्त सहरा वहाँ आ जाती है और रायन से एलिसा के बारे में पूछने लगती है पर रायन उन्हें बताता है कि एलिसा यहाँ पर नहीं आई है। एलिसा कार की बैक सीट को लात मारकर खोल देती है और हथौड़े से दरवाजे का कांच तोड़ देती है। सहरा एलिसा की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाती है पर रायन उनके पेट में चाकू मारकर लॉन्ड्री रूम में ले आता है। तभी एलिसा जल्दी से बिल की गन लेकर रायन को शूट कर देती है और जब वो चाबियां लेने के लिए उसके पास जाती है तो रायन उसका हाथ पकड़ लेता है पर सहरा आकर उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है। कुछ हफ्ते बाद सहरा और एलिसा उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और हम रायन को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। अंत में हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैरियन के मौत के बाद उसके माँ बाप रायन को कैरियन बनने को कहते थे और जब रायन मना करता था तो वो उसे मारते पीटते, जिस वजह से वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसने अपने माँ बाप को मार डाला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।